आज के मुख्य समाचार। नाहन संस्कृत महाविद्यालय में एनएसएस कैंप का समापन समारोह आयोजित। पीएम किसान योजना लाभार्थियों के लिए पंजीकरण और ई-केवाईसी अनिवार्य। दृष्टिहीन संघ का धरना 65वें दिन में जारी। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 2 महीनों में भ्रष्टाचार के आरोप। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी में बढ़ी ठंड। आईजीएमसी डॉक्टर प्रकरण पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। आईजीएमसी शिमला मारपीट मामला सुलझा। एसएफआई ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। अब समाचार विस्तार से। शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में मरीज से कथित मारपीट और बदसलूकी के आरोपों के बाद सरकार ने सख्त कार्यवाही करते हुए डॉक्टर राघव की सेवाएं समाप्त कर दी थी। मामले से जुड़े 2 वीडियो सामने आने के बाद यह कार्यवाही की गई, जिसमें डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद और आपत्तिजनक बातचीत देखी गई थी। इस निर्णय के बाद अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती नजर आई और कई डॉक्टरों ने इसे जल्दबाजी में लिया गया कदम भी बताया। घटना के बाद से आईजीएमसी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि बिना विस्तृत जांच और दोनों पक्षों की बात सुने कार्यवाही करना उचित नहीं है और इससे चिकित्सा कर्मियों में मनोबल प्रभावित होगा। मामले ने अब राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ दी है। बंडी से प्रतिक्रिया देते हुए दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि समाधान संवाद से निकाला जा सकता था। भाजपा नेता पाल वर्मा ने कहा कि गलती डॉक्टर और मरीज दोनों की हो सकती है, किसी एक पक्ष को पूरी तरह दोष देना सही नहीं है। मामला बातचीत से सुलझाया जा सकता था। वहीं कांग्रेस नेता आकाश शर्मा ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते, निर्णय दोनों पक्षों को सुनकर होना चाहिए था। सीधे सेवा समाप्त करना विवाद को और बढ़ावा देता है। लगता है कि इस मामले में सरकार ने बहुत जल्दी में फैसला लिया है। दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत करके और दोनों पक्षों को सुन के वहीं पे समाधान निकल सकता था। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक पक्ष उसमें गलत है, लेकिन दोनों पक्षों का कहीं ना कहीं दोनों ही गलत है और दोनों को बैठा के बातचीत करके इसका हल निकाला जा सकता था। डॉक्टर को सस्पेंड करके, या जैसे हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल पिछले कल थी तो पूरा कामकाज वहाँ पे ठप रहा। हर मामले के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को जब तक नहीं देखा जाए, नहीं सुना जाए, तब तक किसी भी नतीजे तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मामले में अगर दोनों पक्षों को सरकार बैठाती और दोनों के बीच में बातचीत होती तो शायद मुझे लगता कि अच्छे से इसका हल निकल सकता था। कुछ मामले बहुत संवेदनशील होते हैं और हम ये देख रहे हैं आने वाले समय में कि जो संवेदनशीलता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। कोई व्यक्ति चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एडवोकेट है, चाहे किसी भी पद पे वो कार्यरत है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, आज जो बच्चे बन के आ रहे हैं और इतनी मेहनत से वो लोग बनते हैं, किसी पोस्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन जो एक मानवीय रुख है, एक इंसानियत का रुख होना चाहिए, वो उनमें बिल्कुल भी नहीं। आईजीएमसी, एम्स या मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ वो लोग ही जाते हैं, जैसे हमारे वकालत में कोर्ट्स हैं, वही लोग ये इन परिसरों में पहुँचते हैं जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। कोई खुशी से जो है वो अस्पताल नहीं जाता है और अदालत में नहीं जाता है। ये तो बेहद क्लियर जैसे स्थिति है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ इसका तो वीडियो बना, लेकिन हमें पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई कि अस्पतालों में और ख़ासकर जो आईजीएमसी है या एम्स है, वहाँ पे जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जब इस मामले पे बहुत ज़्यादा डिबेट की गई, लंबी डिबेट चली, तो कल एक महिला ने हमें इस संबंध में अवगत कराया कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और रात को 2:30 बजे जो है उन्होंने आईजीएमसी का रुख किया। मंडी से उनको रेफ़र कर दिया गया और जब वो 2:30 बजे अपने परिजनों के साथ पहुंची तो वहाँ के उनको कहा गया कि यहाँ पे बेड नहीं है, हम आपका इंतज़ाम नहीं कर सकते, और अनायास ही वो चक्कर खा के वहाँ पे गिर गए और इमीडिएट उनको जो है वो जो ओटी का, ऑपरेशन थिएटर का बेड होता है, घूमने वाला बेड जो है, उस पर उनको शिफ्ट करना पड़ा।
ये जो विषय हिमाचल प्रदेश जैसी सकारात्मक भूमि और शांत भूमि पे घटित हुआ, ये बहुत बड़े परिचायक करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दोषी है, लेकिन संवेदनशीलता जो है वो दोनों पक्षों में होनी चाहिए। और ख़ासकर कुछ प्रोफेशन जो हैं ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, और कोई भी पीड़ित हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, प्रताड़ित हो, पीड़ित हो, वो चाहे वो मेंटल लेवल उसका हो, उसने गाइडेंस लेनी हो तो डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। लेकिन जो हमारे छोटे भाई द्वारा इमीडिएट एक्शन लिया गया, तो ये आने वाले समय में हमारा सरकार से भी ये विनम्र आग्रह रहेगा, और जो प्रदेश के चिकित्सक हैं, देश के चिकित्सक हैं, मीडिया के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि इनकी कार्यशाला को आयोजन किया जाना चाहिए और इनको एक मानवीय संवेदना का, इंसानियत का भी लेसन दिया जाना चाहिए। इनके मेडिटेशन कैंप्स होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग इतने ओवरबर्डन होते हैं कि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाए, पिछली क्या उनको जो है रिएक्शन, वहाँ से एक्शन और रिएक्शन हुआ, और ये चीज़ें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये तो आईजीएमसी का मामला है। हम आए दिन भी देखते हैं कि एकदम जो है व्यक्ति का खान पान ऐसा नहीं रहा, उसकी संवेदनाएं ऐसी नहीं रही, और वो एकदम व्याकुल हो जाता है। एकदम कोई नेचुरल भी बात की जाती है तो लड़ाई झगड़े पे आने वाली जनरेशन जो है वो उतारू हो रही है। रोहतांग, शंकुला दर्रा और लाहौल की चंद्रा घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर तेज हो गई है। पहाड़ी इलाकों में पारा नीचे लुढ़कने लगा है, जबकि निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर में सोमवार सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम होने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार से प्रदेश भर में मौसम का रुख बदलने वाला है। 23 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हिमाचल के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी के आसार है। इस दौरान जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की उम्मीद है, वहीं मध्य व निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मौसम खराब रहने के साथ तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए, आज 30 तारीख की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को अप्रोच करेगा। हालांकि देखिए, अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में ऑडी क्लाउडिंग छाई हुई है हाई क्लाउड्स के साथ, और आज देर शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। हालांकि आज 30 तारीख को डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति में, हारी चीज़ में, कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी, तथा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। फिर जो मेन एक्टिविटी का 31 तारीख को रहेगी, और कल भी देखिए देर शाम से और 1 तारीख की शाम तक, इसमें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर है, और यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। और साथ में बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला और सिरमौर, सोलन, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे क्लाउडिंग हो रहेगी, मतलब कल देर शाम से और 1 तारीख तक। हो सकता है बीच बीच में 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो जाए। फिर 2 तारीख को केवल जो हाई हिल्स की डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे एक्टिविटी रहेगी हमारी बारिश और बर्फबारी की। फिर 3 तारीख को, 4 तारीख को फिर से मौसम फिर साफ बना रहेगा। स्पेशली अगर स्नोफॉल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू है, कांगड़ा के हाई रिचेज है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, यहाँ पे इसी स्पेल के दौरान हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो हाई रिचेज हैं, साथ में जैसे स्टेशन वाइज बात करें तो कुफरी है, नारकंडा है, और जो इसके ऊपर जो एडजॉइनिंग कुल्लू, किन्नौर है, यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि शिमला शहर में बारिश भी हो सकती है, परंतु जो स्नोफॉल की संभावना थोड़ी कम है सिटी में। अलर्ट्स की बात करें तो कल के लिए, कल सुबह के समय में देखिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, यहाँ पे हल्की मॉडरेट टू डेंस फॉग हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में आज देर शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तो उस समय फिर फॉग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बाकी अलर्ट्स की बात करें तो इसके जो एक्टिविटी रहेगी, जो स्पेशली कल रहेगी 31 तारीख को, जैसे हाई रिचेज में हमारी बर्फबारी शुरू होगी, जिसमें स्पेशली चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर है, तो इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें विशेषता बात करें, चंबा, कांगड़ा है, कुल्लू, मंडी और शिमला, यहाँ पे जो दिन के तापमान है उस समय से काफ़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि जैसे एक्टिविटी शुरू होगी तो ऑलरेडी जो दिन के तापमान है कई क्षेत्रों में समय से अधिक चल रहे हैं, तो जैसे ही कल एक्टिविटी शुरू होगी
तो दिन के तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना है, और हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी कहे उनमें जो दिन के तापमान है वो सामान्य से काफ़ी कम रह सकते हैं। तो वहाँ पे कोल्ड डे की वार्निंग 31 तारीख और 1 तारीख को जारी रहेगी। फिर जैसे ही 1 तारीख के उपरांत मौसम साफ होगा तो इसमें भी जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे फिर जैसे ही मौसम खुलेगा तो जो अर्ली मॉर्निंग जो तापमान है वो काफ़ी कम रहेंगे। तो इसके चलते इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव की जो वार्निंग है वो 1 तारीख से इशू की हुई है। कि हम अगर विशेषता बात करें अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक, तो जो पोस्ट मानसून जो मंथ्स रहते हैं हमारे, स्पेशली जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है उसके बाद जो हमारा जो रीजन है हिमाचल का जो वेस्टर्न हिमालय में आता है, तो उसमें जो बारिशें वो मुख्यतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रहती हैं। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगी, एक्टिव होगी, अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो उस समय जो स्पेशली जो हमारे हाई रिचेज है वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहती है। परंतु इस वर्ष देखा गया है कि नवंबर माह में और दिसंबर माह में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच की हैं वो काफ़ी फीबल रही, मतलब हल्के स्तर की रही हैं। इसके चलते जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और चंबा तक और कुछ एक क्षेत्र जो कुल्लू का जो हाई रिचेज है जिसमें पासेज है वहाँ पे एक्टिविटी सीमित रही है। तो मुख्यतः जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मतलब सक्रिय नहीं अप्रोच की हैं इस वर्ष नवंबर दिसंबर में, उसके कारण इस वर्ष जो पोस्ट मानसून की बारिशें काफ़ी कम रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों के लिए अब पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण और ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर राहुल कटोच ने बताया कि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन और सत्यापन पूरा करना होगा, अन्यथा आगामी किश्त उनके खातों में जारी नहीं की जाएगी। यह योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसानों के हित में चलाई जा रही आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को साल में 3 किश्तों में वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, मगर अब बिना ई-केवाईसी पूरा किए लाभार्थियों को किश्त प्राप्त नहीं होगी। डॉक्टर कटोच ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी रहता है, नहीं तो किश्त रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी को आसानी से घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप से कर सकते हैं, जबकि जिनके पास सुविधा नहीं है वे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। डॉक्टर राहुल कटोच ने किसानों से आग्रह किया है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना पंजीकरण और ई-केवाईसी पूरा कर ले, ताकि योजना की अगली किश्त समय पर प्राप्त हो सके। एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है फार्म स्टैक, तो उसके अंदर जो है फार्मर रजिस्ट्री जो है कंपोनेंट जो है आजकल पूरे जोन, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश में चला हुआ है, जिसमें सभी किसानों को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाना अनिवार्य इसलिए है कि जो उन्हें पीएम सम्मान निधि में जो उनको धनराशि मिलती है, अगर उन्होंने उसकी पात्रता रखनी है या किसी और स्कीम का उन्होंने लाभ जो है विभाग के द्वारा लेना है, तो आने वाले समय में यही एक माध्यम होगा। जो किसान इस फार्म रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को ये लाभ मिल पाएगा। फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक फ्री है। जितने भी हमारे लोक मित्र केंद्र हैं इनको ऑथराइज किया गया है फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए। अगर किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो वो अपना आधार कार्ड, आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो, और ज़मीन का कोई भी खसरा नंबर जो है ये अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। और मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी किसान प्रदेश में हैं वो तुरंत जो है इस स्कीम के अंडर जो है अपनी रजिस्ट्री करवाएं। सबसे पहले तो किसान का जो है जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होंगे। अगर वो 75% या उससे ज़्यादा सही पाए जाते हैं तो वो ऑटो अप्रूव जो है सिस्टम जो है उसको ऑटो अप्रूव कर देगा। अगर कहीं बीच में दिक्कत आती है तो पहले वो पटवारी जो कंसर्न पटवारी हैं वो उनको अप्रूव करेंगे और उसके बाद जो कंसर्न कानगो हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। पर मैं तुरंत पुनः दोहराना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसानों को किसी भी स्कीम का लाभ अगर जो है लेना है तो उनकी इस पोर्टल पे फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। तो सभी किसानों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि तुरंत जो हमारे सीएससी हैं या लोकमित्र केंद्र हैं वहाँ पे जाएं और अपने जो फार्म की या अपनी ज़मीन की जो है फार्मर रजिस्ट्री जो है ज़रूर करवाएं। एक तो ये सारा डिजिटल हो जाएगा। आजकल डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारी जो है जो हमारा देश है, ये मैं तो कहूँगा कि ग्लोबली भी हम जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये अनिवार्य है।
अगर आपकी रजिस्ट्री होगी, मैं फिर यह बताना चाहूँगा कि जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। जो यूनिक आईडी जो होगी वो आपके किसान के मोबाइल नंबर के माध्यम से ही मिलेगी और वैसे भी उसको अपनी यूनिक आईडी का पता होगा। तो जो भी लाभ लेना होगा वो जो है उस आईडी को के माध्यम से ही मिलेगा। और अगर इस स्कीम से कोई भी किसी किसान को कोई दिक्कत आती है तो हमने अपने पूरे जोन में जितने भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज, एडीओज, एसएमएस, एसडीएससीओज, हमने उन सबको बोला है कि जो भी किसान आए उन्हें दिक्कत आए तो उनका तुरंत जो है सॉल्यूशन किया जाए और कंसर्न्ड जो हमारा लोक मित्र केंद्र है उनके साथ संपर्क साधा जाए। ये तो तुरंत बस अब चल रहा है, जितने जल्दी कराएंगे तभी लाभ मिल पाएगा। तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसानों को तुरंत ही थोड़ा इनिशिएटिव लेके, विभाग हमेशा तत्पर है, तो हम तो सभी किसानों की हेल्प और सभी किसानों को चाहेंगे कि तुरंत जो है फार्मर रजिस्ट्री जो है करवाएं। डेट का तो ऐसा सच कोई नहीं है, इसमें जैसे आते जाएंगे, क्योंकि किसान, अगर मैं नॉर्थ जोन की बात करूं 2 लाख जो 20,000 के करीब लगभग हमारे मोटे तौर पे हमारे किसान हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। पर अगर किसान आते जाएंगे, जब रजिस्ट्री जाएंगे, लोक मित्र केंद्र में भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है, तुरंत जाएं, करवाएं और स्कीमों का लाभ लें। नाहन संस्कृत महाविद्यालय में चल रहे एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप का आज समापन समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। समापन अवसर पर कई प्रकार की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया और सामाजिक सरोकारों से जुड़े संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य सहित शिक्षकों, अतिथियों और छात्रों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्र उच्चारण और स्वागत भाषण के साथ किया गया। अतिथियों ने छात्रों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की सराहना की और समाज हित में आगे भी इसी भावना से कार्य करने का संदेश दिया। महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि एनएसएस जैसे कार्यक्रम छात्रों को समाज से जोड़ते हैं और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे ताकि युवा पीढ़ी समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सके। गरिमा आपकी उपस्थिति से इस मंच की बढ़ गई, जैसे मरुस्थल को सावन की फुहार मिल गई। तहे दिल से करते हैं आपका स्वागत, तहे दिल से करते हैं आपका स्वागत। आपके आने से इस आयोजन को नई पहचान मिल गई, आपके आने से इस आयोजन को नई पहचान मिल गई। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्री ओमकार चंद्र महोदय जी को कि वो आए हुए अतिथियों का सम्मान करें। तो मैं मंच पे निवेदन करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री भरत भूषण मोहिल महोदय जी आए हुए हैं। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक पद पर आसीन हैं। इससे पूर्व भी आप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप हमारे सिरमौर के एक सुंदर गांव मायापंजोड़ के निवासी हैं। आपने पूर्व में ग्राम पंचायत मायापंजोड़ के प्रधान तथा खंड विकास समिति के सदस्य के रूप में भी जनसेवा की है। शैक्षणिक रूप से आप इलेक्ट्रिक विषय में डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप A क्लास विद्युत के ठेकेदार हैं। सामाजिक सहकारी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय है। आज हमारे बीच अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं हमारे इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हमारे सुपरिचित आचार्य डॉक्टर गिरिराज महोदय। इनका भी आप हार्दिक स्वागत
तथा यहाँ पर सभी उपस्थित अन्य हमारे आचार्य तथा मुख्य अतिथि महोदय के साथ आए हुए अन्य हमारे विशिष्ट अतिथि, इन सभी विशिष्ट अतिथियों का हम आज इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 महीनों के दौरान लोक निर्माण विभाग PWD में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पोंटा के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं और टेंडर आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगाए। पूर्व विधायक तोमर ने दावा किया कि अक्टूबर माह के दौरान PWD विभाग में कुल 370 ऑनलाइन और ऑफलाइन टेंडर जारी किए गए, जबकि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से डिजास्टर प्रबंधन के तहत 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। उनके अनुसार इस अवधि में अधिकारियों द्वारा लगभग 11 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए, जिसे उन्होंने सीधे अवैध और नियम विरुद्ध करार दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हीं अधिकारियों के द्वारा कुछ टेंडर उसी शाम को 5:30 बजे के बाद शाम 7:30 बजे तक खोले गए, जबकि संबंधित अधिकारी अक्टूबर माह में सेवानिवृत्त हो चुके थे। तोमर का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद टेंडर खोलना नियमों के विपरीत है और यह गंभीर धांधली का संकेत देता है। पूर्व विधायक ने आरोपों की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, ये मुख्य रूप से शिलाई विधानसभा क्षेत्र में जो PWD विभाग में जो भ्रष्टाचार पिछले 2 महीनों के अंदर हुआ है, उसको लेकर आज की प्रेस वार्ता है। पिछले 2 महीने के अंदर यानी सितंबर और अक्टूबर में शिलाई PWD डिवीजन में लगभग 317 टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन लगे हैं और उन टेंडरों में किस प्रकार की धांधलियां हुई है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। PDNA का पैसा जो केंद्र सरकार का पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के तहत जो पैसा आया है, शिलाई डिवीजन में 2 करोड़ रुपए PDNA का पैसा आया था और उस 2 करोड़ की एवज में सितंबर अक्टूबर में जो है 11 करोड़ के टेंडर जो है उस वक्त के अधिकारी ने वहां पर लगाए और उन टेंडरों में जिस प्रकार की धांधलियां हुई है, 317 टेंडरों में लगभग 150 के करीब तोड़ सब डिवीजन में लगे हैं, 100 के करीब रोनाट सब डिवीजन में लगे हैं और जो हमारे क्षेत्र में 3 और सब डिवीजन है यानी कमरोह, टिम्बी और शिलाई, उसमें लगभग 25 के आसपास जो है वो टेंडर लगे हैं। और उन टेंडरों में जो सबसे बड़ी धांधली हुई है, पहली धांधली तो यही है कि जब बजट का प्रावधान ही नहीं था, 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का जो डिजास्टर का पैसा आया है, उस पैसे से 2 करोड़ की एवज में 11 करोड़ के टेंडर लगा दिए। और उन टेंडरों में जो धांधली हुई है, कुछ टेंडर उसमें ऐसे है जो कि उस वक्त के जो विभाग के अधिकारी थे, जो कि 31 अक्टूबर को रिटायर हुए और 5 बजे रिटायर होने के बाद जो टेंडर खुले और टेंडर कुछ टेंडर उनमें से 5:30 बजे ओपन हुए, कुछ टेंडर 7:30 बजे ओपन हुए, कुछ टेंडर 7 बजे ओपन हुए जो ऑनलाइन टेंडर लगे थे, जबकि 5 बजे के बाद वो रिटायर हो चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने उन टेंडरों को खोलना जारी रखा और इस प्रकार की धांधलियां उस डिवीजन के अंदर हुई है। सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछले भी जो ठेकेदार जिन लोगों ने पिछले 1 साल 2 साल पहले काम किए हैं, उनकी भी पेमेंटें नहीं हो रही है और उसके बाद 317 के लगभग जो टेंडर लगाए गए हैं
उन टेंडरों में बहुत सारे टेंडर ऐसे भी है जो कि सिंगल अवार्ड हुए हैं, जिसमें कि 3 टेंडर डाले गए, लेकिन उन दो में 2 की टेक्निकल बिड निरस्त पाई गई। उसके बाद भी जो तीसरा था उसको अवार्ड टेंडर किया गया है। और कुछ टेंडर ऐसे भी हुए हैं जिसमें कि लोकेशन हाइड की गई ऑनलाइन, यानी जब टेंडर ऑनलाइन डलता है तो उसमें लोकेशन जैसे सिलाई डिवीजन लिखा जाता है ताकि कोई भी लोग सर्च करेंगे तो उसमें सिलाई आ जाएगा, लेकिन वो किसी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन टेंडरों में लोकेशन हाइड की गई, यानी सिलाई की स्पेलिंग SHILLAI करके, ताकि जब लोग उसको सर्च करते थे उसमें निकलता ही नहीं था। और जिन लोगों को बताया गया उन लोगों ने उस टेंडर को पर्टिकुलरली भरा और उसमें वो टेंडर उनके निकाले गए। तीसरी बात कि जो PDNA का पैसा आया था, उनको जो डिजास्टर में जो नुकसान हुआ था उस जगह रिपेयर के लिए पैसा लगना था, लेकिन जो टेंडर लगे हैं उनमें नई सड़कें उन पैसों से बनाई गई। सड़कें वो पहले बनी थी लेकिन उन सड़कों के टेंडर उसमें लगाए गए। इस प्रकार की धांधलियां जो है वो उन 2 महीनों के अंदर वहां पर हुई है। मेरा आप सबके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस क्षेत्र में सरकार के काबीना मंत्री जी, जिस क्षेत्र के विधायक, उनका पिडोल्डी का डिवीजन है और उस डिवीजन के अंदर इस प्रकार की धांधलियां कि किस प्रकार से उस अधिकारी ने, जो कि 31 तारीख को अक्टूबर को रिटायर हुए, और उन्होंने अपने लाभ के लिए जाते जाते 317 टेंडर लगा दिए, और जो सारे के सारे टेंडर बिना पैसे के लगाया गया। 2 करोड़ का बजट था, 11 करोड़ के टेंडर लगाए गए। PDNA का पैसा था, उन पैसों को जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां पर उनके टेंडर लगाए गए। कुछ टेंडरों में लोकेशन हाइड करके जो है टेंडर लगाए गए। इस प्रकार की धांधलियां स्लाइड डिवीजन के अंदर हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से मेरी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने देश भर में धर्म, जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं में सांप्रदायिक ताकतें माहौल को बिगाड़ रही है और विविधता में एकता जैसे मूल सिद्धांत को नुकसान पहुंचा रही है। SFI का कहना है कि त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा, ओडिशा के जुएल राणा और केरल में राम नारायण बघेल की मौत जैसी घटनाएं चिंताजनक है। संगठन ने इन घटनाओं को पहचान आधारित हिंसा बताया और दोषों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। SFI ने यह भी दावा किया कि कई मामलों में राजनीतिक और उग्रवादी तत्वों की भूमिका सामने आई है। इसके साथ ही SFI ने घोषणा की कि 3 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक देश भर में देश बचाओ संविधान बचाओ नाम से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना होगा। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश SFI का राज्याध्यक्ष हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं इस बात की निंदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग का है सवाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर देहरादून में जिस तरह से त्रिपुरा के एक छात्र जिसका नाम जो है एंजल चकमा था, उसको जिस तरह से चीन का नागरिक बताकर जो है उसकी जो मॉब लिंचिंग की जाती है और उस मॉब लिंचिंग के कारण जो है भीड़ आकर जो है उस पर हमला करती है, उनके और उसके भाई पर जो हमला होता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। वैसा ही एक इंसिडेंट हो जाता है ओडिशा के अंदर, पश्चिम बंगाल के एक मजदूर के ऊपर, उसको जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर जो है उसके ऊपर मॉब लिंचिंग होती है और उसकी जो है हत्या की जाती है। वैसे ही हम देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों के अंदर भी ये सरेआम जो है मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं जो है बहुत सामने आ रही है, जिसके पीछे का कारण ये है कि हम देखते हैं इस देश के अंदर जिस तरह से ये जो एक हमला जो मॉब लिंचिंग के जरिए किया जा रहा है,
इसके पीछे का रीजन ये है कि देश के अंदर पूरा का पूरा एक तरह का सांप्रदायिक माहौल जो है देश के अंदर जो है पैदा किया गया है, नफरत का माहौल जो है पैदा किया गया जा रहा है, जिसके चलते रंग भेद के नाम पे, जिसके चलते धर्म के नाम पे इस देश के अंदर हत्याएं जो है हो रही है, लोगों को जो मारा जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि भाजपा इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति पूरे देश के अंदर जो है कर रही है। हम देखते हैं कि किस तरह से एक छात्र की हत्या, जो त्रिपुरा का छात्र था, जो देहरादून के अंदर जिस छात्र की हत्या की गई है, वो रंग भेद की जो है घटना जो इसके अंदर जो है आती है कि जिस तरह से उसका चीन का नागरिक बताकर जो है उस पे एक भीड़ जो है उसको लिंच करती है। ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारे देश की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जो एकता में, जो भिन्नता में एकता है, उस एकता को लगातार जो है कमजोर करने का प्रयास जो है इस देश के अंदर हो रहा है। हम देखते हैं कि हर स्तर पर, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो सांप्रदाय के नाम पे हो, चाहे वो लिंग के नाम पे हो, इस तरह की घटनाएं जो है पूरे देश के अंदर सामने आ रही है। और जिसकी खास तौर पर वजह है कि इस देश को पूरा का पूरा जो सांप्रदायिक एजेंडा जो भाजपा का है, उसको सांप्रदायिक करने का जो प्रयास जो भाजपा कर रही है, इसी वजह से इस देश के अंदर जो है लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है, लोगों पे हमला किया जा रहा है, लोगों को की जो है जान को लिया जा रहा है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे कि वो लोग कौन लोग हैं जो इन मॉब लिंचिंग्स के अंदर जो शामिल होते हैं। आप देखेंगे क्रिसमस के दिन हमारे देश के अंदर क्या हुआ, इस बात को आप सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस के दिन जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर से वारदातें आई, जिस तरह से दुकानों के अंदर तोड़फोड़ करने का काम, लोगों पर हमला करने का काम, जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और उन पे किस तरह से इस देश के अंदर जो है हमला किया गया, वो पूरी दुनिया जो है उस बात को देख चुकी है। ये इस तरह का माहौल जो है इस देश के अंदर भाजपा की सरकार ने जो पैदा किया है, जिसके एसएफआई कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इसी जो त्रिपुरा के छात्र को जिस तरह से जो है देहरादून के अंदर जिसकी हत्या की गई, इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। और देश की सरकार से हम इस बात की गुहार करते हैं कि इस देश के अंदर लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जीने का, उसको रहने का, उसको घूमने का, उसको फिरने का, उसको उस अधिकार उससे वंचित ना किया जाए। और उसको इस देश के अंदर जो देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी है, उस यूनिटी और डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जो है इस देश के मैं अपील करना चाहूंगा इस देश की हर एक तमाम नागरिक से कि वो आए और देश को उसकी अखंडता से, उसकी जो एकता में अखंडता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है हम सब लोगों को एक होने की हम अपील करते हैं, सम्मिलित होता है। और वैसे ही हम देखते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस के दिन ये घटना घटित हुई पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उन घटनाओं को जिस तरह से प्रशासन ने नियंत्रित करना था, लेकिन प्रशासन भी इसको खुलेआम जो है छूट दे रही है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि प्रशासन को भी सरकारें चलाती है। और ये घटनाएं उन तमाम राज्यों के अंदर ज्यादातर हो रही है जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर भाजपा की सरकार है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। इसलिए प्रशासन को जिस तरह से इन सब चीजों, वारदातों को कंट्रोल करना था, उसको कंट्रोल करने के बजाय ज्यादा बढ़ावा देने का काम जो है प्रशासन भी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में हुए मारपीट मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो गया। विवाद में शामिल दोनों पक्षों ने आपसी समझौते के बाद मामले को खत्म कर दिया। मरीज अर्जुन और आरोपी डॉक्टर राघव ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर और गले लगकर सुलह की, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। डॉक्टर राघव की मां ने कहा, अर्जुन भी मेरा बच्चा है और राघव भी मेरा बच्चा है, मेरे लिए दोनों बराबर है। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी है और हम अपने बच्चों के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि अब मामला पूरी तरह शांत हो चुका है और सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं मरीज अर्जुन के पिता ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दखल की वजह से इंसाफ मिला। उन्होंने चौपाल के लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और खुशी जताई कि दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाते हुए विवाद खत्म कर दिया है। समझौते के बाद अस्पताल परिसर में माहौल सामान्य हो चुका है। पहले तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। और ऐसी बात है जो 22 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरा और अर्जुन सिंह के बीच में, उसके लिए हम दोनों एक दूसरे को सॉरी फील कर चुके हैं और प्रदेशवासियों से भी
माफ़ी की उम्मीद रखते हैं कि अगली बार से ये हम दोनों की तरफ से किसी के साथ नहीं होगा। मैं भी यही कहना चाहूँगा, जब डॉक्टर साहब ने सॉरी बोल दिया, हम भी कौन होते हैं, हमने भी माफ़ कर दिया, और जिस तरह सरकार ने हमारा सहयोग दिया, आम जनता ने हमारा सहयोग दिया, और जो चीज़ें हमारी वजह से हुई, हरासमेंट हुई लोगों को, उसके लिए मैं भी अपनी ओर से माफ़ी चाहता हूँ। आपकी शादी है, शायद मैं शादी में दिखूंगा डॉक्टर साहब की, अगर इनवाइट किया तो। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ, कहीं पिटाई तो नहीं होगी? गलत नहीं कहना चाहूंगी कि किसी से गलत हुआ, ये गलती थी दोनों की तरफ से, दोनों ने सॉरी मांगी है। हम भी बच्चों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ये बच्चे हमारे हैं। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सरकार ने लिया, दोनों पक्षों को बिठा के समझौता कराया, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश के राजा सम्राट श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इन्होंने हमें इंसाफ दिया। इंसाफ सरकार ने हमें न्याय दिया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छा लगा। चौपाल के जो लोग थे, हमारे सभी दलों के लोग, राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों ने जो है हमारा समर्थन दिया, अन्याय के प्रति जो है लड़ाई लड़ी, और आज जब दोनों पक्षों का मिलन हुआ, इससे हमारी बड़ी प्रसन्नता है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, और दूसरी बात, जो हमारे साथ पब्लिक खड़ी थी, उनके हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी दलों को लोगों ने उनका आभार व्यक्त करता हूं, हमारा साथ दिया, सरकार का साथ दिया, सरकार ने हमें न्याय दिलाया। आज अगर इस स्टेज पर हम पहुंचे तो हम जो इनका नाम था नरेश चौहान जी, जो मीडिया एडवाइज़र है, जो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स लोग आए हैं, पेरेंट्स जो है, अर्जुन के पेरेंट्स और राघव के पेरेंट्स जो है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जब इन्होंने मीडिया के सामने, सरकार के सामने गलती मान ली है, सॉरी फील कर दिया है, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को कोटि कोटि नमन, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को कोटि कोटि नमन, चौपाल की पूरी जनता को कोटि कोटि नमन, सभी जितने भी हमारे साथ आए हुए हैं नेता लोग हैं, हमारे साथी जितने भी लोग हैं, इनके लिए कोटि कोटि नमन। सबने सहयोग किया, पक्ष है विपक्ष है, इसमें किसी प्रकार की किसी ने कोई राजनीति नहीं की, लेकिन दिल की गहराइयों से जो दर्द था वो सबको था, वो किसी पार्टी से नहीं था, वो दर्द जो सबका था। इनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, 22 तारीख की जो घटना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई, वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन जिस प्रकार से वायरल हुआ और उसके बाद जो वहाँ परिस्थितियाँ बनी, जिसमें डॉक्टर राघव और जो हमारे पेशेंट थे अर्जुन जी, उनके बीच जो लड़ाई झगड़ा हुई, उसको लेके परिस्थितियाँ बदली। लेकिन वो मामला अगर उस वक़्त वहीं सॉल्व हो जाता तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनती, लेकिन जिस प्रकार से हुआ, उसके बाद टोकन स्ट्राइक थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। डॉक्टर राघव के अगेंस्ट जो फैसला किया, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स की जो फैसला था, उसके आधार पे उनको जो है सस्पेंड किया गया। लेकिन एक कमेटी बनी, कमेटी ने जो है उनको टर्मिनेट कर दिया, एमओ से भी और आरडी से भी। उसके बाद डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए। फिर बीच में सीनियर डॉक्टर्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आपको हम मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और सीधा अपॉइंटमेंट जो है उनको बिलासपुर जाना था। उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में 10 बजे मुख्यमंत्री जी को पहुंचना था, लेकिन उनको समय देने के वजह से वो सारा प्रोग्राम भी 2 बजे वहाँ पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ अपने रेजिडेंस पे मुलाकात की। वहाँ एक बात हुई कि हम दोबारा से डॉक्टर्स लोग चाहते थे कि इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए, कुछ पहलू इसमें छूट गए हैं, कुछ पक्ष छूट गए हैं, उसको जो है एक बड़ी इंक्वायरी के तौर पे मौका मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको एग्रीड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद डॉक्टर्स कंटिन्यू दूसरे दिन स्ट्राइक पे चले गए। फिर परिस्थितियाँ उससे और भी बदल गई।
लेकिन बीच में मौका मिला सब लोगों को, लोगों ने, सीनियर डॉक्टर्स भी थे और हम लोगों को भी इसमें मौका मिला। कुछ लोगों ने बात की कि इसमें बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स को लेके और प्रदेश का सवाल था, हॉस्पिटल्स का, सर्विसेज का सवाल था। तो इन्होंने बातचीत के ज़रिए इस बात को, अल्टीमेटली वो स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हुई। डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन थे वो हमारे से भी आके मिले। हमने उनको यही समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आप लोगों से बात की है, आप लोगों को समय दिया है और आपकी बात सुनी है, तो आप लोगों को उस पे स्टिक करना चाहिए और इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी, एसोसिएशन के जो इनके अधिकारी थे, जितने भी पदाधिकारी थे सारे, उन लोगों ने आपस में बात करके अल्टीमेटली आप लोगों के सामने वो स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ हुआ। और उन्होंने इसी बात का उसमें जिक्र किया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमको दिया है, हम उसके विश्वास करते हुए इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करते हैं। शिमला सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन लगातार 65वें दिन जारी रहा। कड़ाके की ठंड में भी दृष्टिहीन समुदाय अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठकर संघर्ष कर रहा है और सरकार से ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ने बताया कि अब तक सरकार की ओर से दिव्यांग और दृष्टिहीनों की मांगों पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन देने और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के बावजूद न तो समस्याओं का समाधान हुआ है और न ही सरकार ने आमने सामने बातचीत की पहल की है। अध्यक्ष राजेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते उन्हें आंदोलन को तेज करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि 5 जनवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है और बातचीत शुरू नहीं की जाती है तो सभी दृष्टिहीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संघ का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन अपने अधिकार और न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रखा जाएगा। संगठन ने सरकार से समय रहते समाधान निकालने की अपील की है, अन्यथा उनका आंदोलन 5 जनवरी को उग्र रूप ले सकता है। आप क्या काम कर रही है? मैं सीएम साहब को कहना चाहता हूं कि सुक्कू जी, जो काम आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सामाजिक पेंशन मिलती है वो भी संविधान द्वारा हमें दी जाती है। आप वो पेंशन देखो, पिछले 26 तारीख से आ रहा है कि दिव्यांगों की समस्या खत्म हो गई, उनको 3 महीने की पेंशन एक साथ दी जा रही है, लेकिन अभी तक मेरे फ़ोन में, हमारे फ़ोन में मैसेज नहीं आया। मैसेज, जब पेंशन ही नहीं पहुंची, मैसेज कहाँ से आएगा? फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो हमारे अधिकार है वो संविधान ने हमें दिए है। ये संविधान की झूठी कस्में खाते हैं जो भी मंत्री बनते हैं कि हम हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। 75 लाख जनता का मैं मुखिया हूँ, लेकिन 75 लाख जनता में ये दिव्यांगों को नहीं मानते शायद, या ये दिव्यांगों को ख़त्म करना चाहती पूरी तरह, तभी हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते। इस तरह की मानसिकता आज की सरकार की है, जो कि हिमाचल सरकार के लिए भी शर्मनाक है और हिमाचल देवभूमि कहा जाता है। लेकिन आज यहाँ पे कलयुग तो राजा साहब की सरकार तक कलयुग था, लेकिन जो घोर कलयुग है वो सुक्कू जी की सरकार में शुरू हुआ है। शायद सरकार तभी मानेगी जब हम में से कोई मर जाए। कभी हमें खुले आसमान ने छोड़ा है, सर्दी का मौसम है, लेकिन मैं भी सरकार को बताना चाहता हूँ, जब तक दिव्यांग समाज की समस्या का हल नहीं हो जाता है, ये दिव्यांग समाज सड़कों पे रहेगा और जन आंदोलन, जनता का पूरा सहयोग हमारे साथ है। वो चाहे मीडिया बंधु हो गए, वो चाहे आम जनता हो गई, दानी सज्जन हो गए। वैसे पिछले ही हफ्ते यहाँ पे जो माकपा के कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा जी, वो भी हमारे बीच आए थे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, अगर आपकी समस्या का हल अभी नहीं होता है, 5 जनवरी को नहीं होता है, आपकी रैली से नहीं होता है, तो आने वाली जो विधानसभा होगी, बजट सत्र होगा, उसमें राकेश सिंह जी से मेरी पूरी तरह बातचीत हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि लड़ाई पूरे जल बल के साथ लड़ी जाएगी और इस आंदोलन को मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। पहली बात तो ये कि मैं 2.5 सालों से जैसे दिव्यांगजनों के तेला व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, चाहे कोई मंत्रीगण है, चाहे सीएम साहब हो, डिप्टी सीएम और मंत्रीगण, विधायकगण और ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए अधिकारीगण, इनके अंदर जो
ज़मीर था, दिव्यांगों के प्रति दया भावना वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। इनका ज़मीर पूरी तरह मर चुका है। और दूसरी बात, अगर ये हमें थोड़ी दया भावना दिखाते थे तो हमारी समस्या का हल हो जाता था, लेकिन दया भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये हमारे साथ वो जैसे पहले दानवराज में होता था, कभी कंस का अंत तक फैल जाता था, कभी रावण का अंत तक फैल जाता था, उस तरह की राजनीति दिव्यांग समाज के साथ हो रही है। और इसके लिए हमारी तरफ पूरी तरह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देखो सर्दी का मौसम है, फिर भी मौसम नहीं आ रहा है और मीडिया बंधु हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हिमाचल की देवतुल्य जनता हो जाए, कहीं से भी किसी भी कोने से हो हिमाचल की, उनकी हर सहायता यहाँ धरना स्थल तक पहुँच रही है। हर चीज़ें की सुविधाएं वो हमें दे रहे हैं, हो जाए पैसे देते हैं, हो जाए अनुदान देते हैं, हो जाए सोने के लिए कंबल इत्यादि देते हैं। तो जनता का सहयोग हमारे साथ पूरी तरह है। तो जनता के आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से और जो भी हमारे छोटे संगठन में दिव्यांग जन है, बेरोजगार है, उनके सहयोग से, हमारे कर्मचारी है दिव्यांग समाज के, उनके आशीर्वाद से पेंशन मिलती है, वो भी 3 महीने बाद 5100 रुपये मिलती है। और जयराम सरकार ने हमें सहारा पेंशन लगाई थी, जिसका भी हमें बहुत ज़्यादा सहारा था परिवार चलाने के लिए, लेकिन वो सहारा भी छीन के सुख सरकार में दिव्यांगों को और बेसहारा किया है। तो ये शर्मनाक है। तो यही कुछ मुद्दे हैं जिनको हम भरपूर मजबूती से मीटिंग में भी उठाएंगे। अगर मीटिंग में नहीं सुनते हैं सड़कों पे उठाएंगे, अगर सड़कों पे भी नहीं उठाएंगे तो फिर कहते हैं जो पानी जब सर से ऊपर हो जाता है, तो ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि सुक्खू जी की अंदर तक की आत्मा हिल जाएगी। यही आंदोलन 5 तारीख को होगा, यही हमारी सरकार को चुनौती भी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा व छोटे कारोबारियों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने प्रदेश में शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के तहत सीबीएसई स्कूलों में गणित के 400 और अंग्रेजी के 400 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर और एक योग शिक्षक नियुक्त किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, ताकि सीबीएसई मानकों के अनुसार आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मियों को पूरा किया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 से इन स्कूलों में सीबीएसई कक्षाएं शुरू हो जाए। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन स्कूलों में एक चौकीदार का पद भी स्वीकृत किया जाएगा, जबकि 3 मल्टीटास्क वर्कर रखने की अनुमति भी दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सालाना आय 10 लाख रुपए से कम वाले छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए उनका 1 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का फैसला भी लिया है। सरकार का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे दोबारा व्यावसायिक स्थिरता हासिल कर पाएंगे। इन फैसलों के साथ सरकार ने संकेत दिया कि आने वाले समय में शिक्षा और छोटे व्यापारियों के हित में और भी कदम उठाए जाएंगे। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जिसकी एफिलिएशन जो है सीबीएसई बोर्ड से इन स्कूल्स को जो है प्राप्त हो गई है। सरकार की मंशा है कि 2026 का जो एकेडमिक सेशन है मार्च 2026 से इन स्कूलों में जो है सीबीएसई की जो पाठ्यक्रम है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसको आरंभ कर दिया जाए। इस सारी चीज़ों को देखते हुए क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैमाना है, इनका जो स्पेसिफिकेशन है, जो चीज़ें स्कूल में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो है सीबीएसई का अपना एक पैरामीटर है, उसमें इन स्कूलों को लाने के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को सैंक्शन किए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से कहा है कि इनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन स्कूल में कमियां हैं, उनमें इन कमियों को पूरा किया जाए ताकि 2026 मार्च में ये जो सेशन शुरू हो जाए तो स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा। तो 100 पोस्टें जो है इन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भी 100 पोस्टें सैंक्शन की गई है।
इसी तरह से इन स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर जो है जो मल्टीटास्क वर्कर जो है क्लास 4 कैटेगरी के मल्टीटास्क वर्कर जो हैं वो हर स्कूल में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर होंगे। तो कैबिनेट ने आज 300 पोस्टें सीबीएसई स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर की सैंक्शन की और इन स्कूल में हर स्कूल में एक चौकीदार जो है चौकीदार भी जो है वो होगा। इसी तरह से इन स्कूल में जो है योगा टीचर लगेंगे इसमें और स्पेशल एजुकेटर लगेंगे। तो 100 पोस्टें इसमें जो है इन कैटेगरीज की भी जो है आज कैबिनेट ने इसमें जो है सैंक्शन की गई है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण अहम फैसला लिया है कि हमारे जो चंडीगढ़ के साथ लगते हुए एरिया हैं बद्दी एरिया में नए टाउनशिप जो है शीतलपुर एक नए टाउनशिप को जो है डेवलप करने के लिए आज अनुमति प्रदान की है। 3,400 बीघे जमीन जो है हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम भी जो है आज ट्रांसफर करने को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा और भी लैंड जो है प्राइवेट लैंड है या कुछ फॉरेस्ट लैंड है या कुछ और कैटेगरी उसको एक्वायर करके एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है वो डेवलप की जाएगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है आज एक हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को भी स्वीकृति प्रदान की है जिसमें से ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए जो है वो प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें जो अमेंडमेंट की है उसमें कि जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा माइंस के लिए नई माइंस के लिए या रिन्यूअल होगी उसको जीएसटी के क्लियरेंसेस और गवर्नमेंट की और क्लियरेंसेस जो हैं उनको अवेट करते थे इसलिए इसको अमेंडमेंट को ऐड किया गया है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट में पूर्व में हमने आरडी डिपार्टमेंट में फैसला लिया था कि जो छोटे छोटे काम हैं ब्लॉकों के उसमें हमको एम फॉर्म की दिक्कत आती है। ये एम फॉर्म जो अवेलेबल नहीं बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं था। बहुत सारी जगहों पे फेक एम फॉर्म भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या पंचायतों में उनसे यूज़ किए जाते थे जो फेक पाए जाते थे। इसलिए सरकार ने अपनी रॉयल्टी को बचाने के लिए और अपनी को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पीछे 10 लाख की जो स्कूल पंचायतों में थी उनको एम फॉर्म की छूट दी थी। आज कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हाईवे डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट जमीन के डिपार्टमेंट है उनमें 50 लाख तक के जो काम है कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें एम फॉर्म की अनुमति से छूट प्रदान की है और एक्सीडेंट लेवल पे जब वो बिल डिडक्ट करेंगे तो रॉयल्टी वहीं उसी वक्त उस अमाउंट से जो है वो एक्सीडेंट काट करके सरकार की ट्रेजरी में जो है वो जमा कराएगा। इससे भी सरकार को जो है बहुत फायदा होगा।